Hello, sir. How are you? I'm fine. Thank you very much. Thank you for calling me here. Yes. So, this topic is personally very much affecting me also. And as the research suggests that, more than 57% women and many children are affected with that. Unfortunately, even I have been part of it, the anemia. And why is it fueling so much? What is the crisis? What is the reason behind? See, अनीमिया माने लो हीमोग्लोबिन और लो हीमोग्लोबिन के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से जो आपने कहा है वो आयरन डेफिशिएंसी सबसे कॉमन है। मेरे हिसाब से कम 60 से लेके 70% आज के पेशेंट्स में आयरन की कमी की वजह से अनीमिया है। ये फ्यूलिंग क्यों होता है आपका सवाल है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है हम सही तरह से खा नहीं रहे हैं, हो सकता है जो हम खाते हैं वो आयरन रिच नहीं है। हो सकता है जो हम खा रहे हैं वो अंदर से हमारी पाचन क्रिया शायद कम हो गई होगी, इसके लिए जितना आयरन एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। हो सकता है कहीं से ब्लड जा रहा है, जैसे लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ तो फिर लॉस वहाँ पर होता है। अगर उस लड़की ने खाया नहीं बराबर से खाना, तो वो लॉस नेक्स्ट मंथ दोबारा होता है। तो वो आयरन की कमी एक्यूमुलेट होती जाती है, तो उसमें एक ना एक दिन आयरन कम होना ही होना है। फिर होता है पाइल्स का ब्लीडिंग, किसी को शायद अल्सर का ब्लीडिंग और बाकी के बहुत सारे कारण हैं अनीमिया के। सिर्फ़ आयरन की कमी नहीं है, वो तो एक है। मैं मानता हूँ कि वो 60-70% आंसर है, पर और विटामिन की कमी हो सकती है, फोलिक एसिड की कमी हो सकती है, ख़ासकर विटामिन बी 12 की कमी, ब्लड लॉस एक दूसरा है और ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड, जिसको हम लोग मेडिकली हेमोलिसिस कहते हैं, जहाँ खून टूटता है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। और याद रखिए, हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी अपनी, उसमें थैलेसीमिया नाम की एक कंडीशन होती है। मैं बीमारी नहीं कहूँगा, वो कंडीशन है, जिसमें हीमोग्लोबिन थोड़ा कम ही बनता है और वो माइनर, इंटरमीडिएट, मेजर होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, पर आयरन सबसे कॉमन है, न खाने की वजह से, सही खाना न खाने की वजह से, पाचन क्रिया कम होने की वजह से या ब्लीडिंग की वजह से, इनमें हीमोग्लोबिन कम होता है। So I'll take a step back. कि कम खून और कम hemoglobin level, these two are different things. या Iron दैट्स अ levels. गुड क्वेश्चन। सो कम खून, सो हम हमारे लिए एज़ फिजिशियंस एंड हेमेटोलॉजिस्ट, जब हम खून के बारे में बात करते हैं, हम कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में बात करते हैं, सीबीसी, यानी कि हीमोग्लोबिन, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स। तो अपने खून में 3 तरह के सेल्स होते हैं। ये तीनों जब कम होते हैं, तीनों का नाम दिया जाता है खून। पर खासकर जब हीमोग्लोबिन सिर्फ कम होता है, तो उसको अनीमिया कहा जाता है। Okay. जब 2 सेल्स कम होते हैं, बायसाइटोपिनिया, जब 3 सेल कम होते हैं, पैनसाइटोपिनिया। तो नाम बदलता है। शायद कारण कॉमन होगा, पर जब एक ही हीमोग्लोबिन कम है, उसको अनीमिया कहा जाएगा। Okay. और Mhm. उसकी हम लोग की एनालिसिस करने की का जो तरीका है, वो अलग है। जब 2 सेल कम काउंट कम होते हैं, उसका अलग है और जब तीनों सेल कम होते हैं, बिल्कुल अलग है। ज़्यादातर अनीमिया जहाँ सिर्फ हीमोग्लोबिन कम है, उसमें हम लोग ब्लड से ही डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग को मिल जाता है। पर जैसे ही साइटोकिनियास बढ़ते हैं, 2 या 3, तो हम लोग को बोन मैरो की तरफ चलना पड़ता है। तो थोड़ा-सा एनालिसिस अलग है। तो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि सिर्फ़ हीमोग्लोबिन कम है या 2-3 सेल लाइन कम है। उसके बिना पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को आगे कैसा बढ़ना है। Mhm. तो उसके लिए सीबीसी होना ज़रूरी है। Okay. तो वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। What are the different types of anemia that you see? या सो अनीमिया, इफ यू सी प्रोडक्शन डिस्ट्रक्शन एंड लॉस कॉमनेस्ट, मैं आपको बोलता हूँ कम्युनिटी में क्या कॉमन है। सबसे कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी, दूसरा है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, तीसरा है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। जब तीनों इकट्ठा होते हैं, जो आम तौर पे होता है, इकट्ठा होते हैं, तो उसको न्यूट्रिशनल एनीमिया कहा जाता है। सबसे कॉमन ये है। और कई बार क्या होता है, सिर्फ आयरन को ट्रीटमेंट दिया जाता है, बी 12 और फोलिक एसिड को भूला जाता है। तो आज हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, तीनों को ट्रीटमेंट एक साथ करते हैं, ताकि तीनों का ट्रीटमेंट हो जाए और सही तरह से हीमोग्लोबिन बढ़े। Hmm. तो ये एक कारण होता है। दूसरा है कि थैलेसीमिया, जो हमारे इंडिया में, भारत में थैलेसीमिया काफ़ी कॉमन है, खास करके कोई कम्युनिटीज़ में। उसमें माइनर में हीमोग्लोबिन 9 और 11 के बीच में ही होता है आमतौर पे। तो ये सारे एनीमिक है, फाइन है, हेल्दी है, पर नंबर के हिसाब से एनीमिक है, क्योंकि उनका अंदर का बोन मैरो का मैच फिक्स हो गया है।
वो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा नहीं, 9 और क्या 11 के बीच में ही रहेगा, भले वो जितना खाए, वो बढ़ने नहीं, वो They जेनेटिकली have प्रोग्राम low immunity also? नहीं, देयर इज़ नो लो इम्यूनिटी इन No, थैलेसीमिया, नो। Oh, सो ये हो गया थैलेसीमिया। और अगर वही थैलेसीमिया मेजर है, तो 6 महीने की उम्र में ही डायग्नोज़ हो जाता है, क्योंकि उनको बार-बार खून लगता है। फिर तीसरा आता है कि आप में ब्रेकडाउन हो रहा है, इम्यून हिमोलिसिस, G6PD डेफिशिएंसी। फिर आते हैं बोन मैरो प्रॉब्लम, जैसे कैंसर है, एप्लास्टिक एनीमिया है, पीएनएच है, एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर एच सेल अप्लाज़िया, बहुत सारे हैं। तो हमें ना वो छलनी होती है ना, उस हिसाब से हम लोग को हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग को देखना पड़ता है हम कहाँ हैं, कि हम सादा सिंपल अनीमिया है या बोन मैरो का प्रॉब्लम है। अब मैंने कहा सादा सिंपल अनीमिया, ये कभी-कभी हम लोग को धोखा देता है। मैं एक बताता हूँ, एक लड़का आया था 27 साल की उम्र, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके डॉक्टर ने डायग्नोज़ किया था। हीमोग्लोबिन बढ़ के दोबारा कम होता था, इसके लिए मेरे पास भेजा कि कहीं कुछ और मिस हो रहा है या कुछ और करना चाहिए। तो आयरन की कमी तो टेस्ट से साबित हो गई थी, तो उसमें कोई शक नहीं था। इसको ट्रीटमेंट देके हीमोग्लोबिन बढ़ता ज़रूर है, पर घट क्यों रहा है दोबारा? तो उसके लिए हमने उसकी एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी में उसके कोलन में कैंसर निकला। अब लकीली फॉर हिम, वो कोलोनोस्कोपी करके डायग्नोसिस जो हुआ, ऐसे वक़्त पे हुआ कि सिर्फ़ सर्जरी से उसका काम हो गया। उसको आगे कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप सोचिए कि एक सोच की वजह से अगर किसी का भला ऐसा होने वाला है कि डायग्नोसिस भी हो और आगे ट्रीटमेंट भी नहीं लगे और अपना काम हो गया, isn't it fantastic? So when we are seeing patients, when we are talking to them, we are seeing कि एक चीज़ बार-बार क्यों हो रही है? एक चीज़ क्यों हो रही है? या इस उम्र में क्यों हो रहा है? एक खास उम्र में ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है, पर जैसे उम्र बढ़ती है, हम लोग को अलग-अलग कॉजेज़ के बारे में सोचना पड़ता है। तो हमारी लुक हमेशा होलिस्टिक होती है। So, what are such patterns that you see in the patients before they come to you? Because they start to self diagnose themselves, they start to self treat because they don't take it that seriously, the importance of the anemia condition. करेक्ट, करेक्ट। So, what is it that patients often fall in the trap? सो दे फॉल इन द ट्रैप ऑफ सेल्फ डायग्नोसिस। आजकल आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, आप सर्च इंजिन्स में आपके कंडीशन के बारे में सर्च कर सकते हो और काफ़ी कुछ आंसर्स आ जाते हैं। कुछ सादे हैं, कुछ डरावने हैं, बहुत सारे डरावने हैं। सो एक तो सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। आप सिम्पटम्स पूछ रहे हो तो डिज़ीनेस यस, फटीग, पैरों में सूजन, दिल की धड़कन तेज़ होना, पैल्पिटेशंस, ये सारे चिन्ह कि आपका शायद हीमोग्लोबिन कम है, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी ओवरटाइम काम कर रही है। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है। तो ये आपको ना सतर्क करने चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है। पर इसको लेके कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है। ही ज़्यादा। एक डॉक्टर महँगा है, दूसरा डॉक्टर टेस्ट करेगा, वो भी महँगी है। अगर हम सर्च इंजन पे जाके इंटरनेट से हमारा खुद का डायग्नोसिस कर ले तो, और बगल में जो अंकल है, आंटी है, भाभी है, भैया है, उन्होंने आयरन की गोली ली थी, वो ठीक हो गए, क्यों ना मैं भी ले लूँ? 60 से 70% टाइम मैं सही होऊँगा, मैं गोली ले लेता हूँ। तो ये सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ डायग्नोस और दवाइयाँ तो काउंटर पे मिल जाती है। आयरन की गोली तो आराम से मिल जाएगी। तो ऐसे में लोग खुद अपना डायग्नोसिस करके अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये गलत है। बगल के आदमी को कुछ हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका अनीमिया का सेम कारण होगा। उनका अलग एज है, उनके जीन्स अलग है, वो शख्स अलग है, आप अलग हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दोनों का डायग्नोसिस हो सकता है, पर आपके सही डायग्नोसिस करने पे ही आपको सही फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने सेल्फ डायग्नोसिस में वक़्त गुज़ारा, 2 चीज़ें होने वाली, एक तो आप ठीक नहीं होने वाले हो, नंबर 2 नौबत आ सकती है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन और कम हो गया, डायग्नोसिस नहीं हुआ इसके लिए। ये अपने साथ होने मत दीजिए। कोई भी डॉक्टर, नज़दीक के डॉक्टर के पास चले जाइए, ब्लड टेस्ट तो आसान है, इतने सारे लैबोरेटरीज़ हैं, घर पे आते हैं आजकल टेस्ट करने के लिए। आप डॉक्टर के थ्रू राइट टेस्ट कीजिए, तो आपको डायग्नोसिस मिल जाएगी। तो आपके पास जब तक पेशेंट आता है, ऑफ़न बिकॉज़ ऑफ़ द सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट कितना डिले हो जाता है? इफ यू हैव सम गुड patient story that you would like to share कि how the condition became critical for that patient. ऐसे बहुत सारे हैं, पर एक रिसेंटली जो हुआ था मैं बताता हूँ।
कि ये लड़की 19 साल की लड़की थी, उसका हीमोग्लोबिन कम था। तो उसका इलाज तो सही हुआ, आयरन की कमी थी, पर आयरन की ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था। तो उन्होंने और ट्रीटमेंट लिया, फिर भी वो बढ़ नहीं रहा था। अभी इसको ना 2 महीने हो चुके थे, क्योंकि सब कहते हैं कम से कम 2-3 महीने तो आयरन की गोली लेनी चाहिए उसका असर देखने के लिए। हम कहते हैं 3 साढ़े 3 हफ्ते में पता चल जाता है, इतना रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप सही लाइन पे हो या नहीं, 3 साढ़े 3 हफ्ते में पता चल जाता है। तो उसके 2 महीने हो गए। अब जो प्रैक्टिशनर था, उन्होंने सिर्फ़ हीमोग्लोबिन देखा। हुँ। मैंने कहा मैनेज नोन बाय द कंपनी कीप्स, बाकी के 2 सेल लाइन भी देखने चाहिए थे। अब धीमे-धीमे वो दोनों भी कम हो रहे हैं। तो अभी ये लड़की अनीमिया से साइटोपिनिया उसके बढ़ रहे थे। तो ये बायसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया हो चुकी थी। तो इसका एक्चुअली बोन मैरो में खून बन नहीं रहा था। तो जभी वो 2-3 महीने पहले डॉक्टर के पास गई थी, सिर्फ़ हीमोग्लोबिन सामने आया था, जो कम था। बाकी के 2 सेल लाइन जस्ट बॉर्डर लाइन पे थे। उसने आयरन की ट्रीटमेंट ली, सोचा ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो और भी वो सेल लाइन्स कम होने लगे। तब हमने डायग्नोज़ किया उसको एप्लास्टिक एनीमिया। वो पूरा अलग डायग्नोसिस है, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। सो मैं बताना चाहूँगा कि सेल्फ डायग्नोसिस तो मत ही करो, पर अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो जल्दी टेस्ट करवा के एक एक वक़्त में करना चाहिए टेस्ट। वही। आपने आयरन की गोली ली तो 3 हफ्ते में आपको टेस्ट करना चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा है या नहीं? बशर्ते आप आयरन की गोली सही वक़्त पे सही तरह से लो। प्रेग्नेंट वुमेन में बिकॉज़ ऑफ द एनीमिया कंडीशन बच्चे पे क्या असर पड़ता है? या अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं जिनमें अनीमिया बहुत कॉमन है। इट इज़ हुँ। वेरी सैड। ये अपने देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि जो बच्चा या बच्ची पैदा होने वाला है या होने वाली है, वो हमारे देश का भविष्य है। कल को वो हमें टेक केयर करने वाले हैं। अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो हम लोगों के ऊपर क्या ध्यान देंगे? न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि जब आयरन की कमी प्रेग्नेंट वुमन में होती है, तब उसका असर बच्चे पे हो सकता है। तो अनीमिया, एक तो लड़की को प्रेगनेंसी होने ही नहीं देनी चाहिए अगर अनीमिया है तो। उसका पहले सही तरह से जाँच होनी चाहिए कि तुम्हें आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, थैलेसीमिया है, इन सब की जाँच होनी चाहिए। क्या तुम प्रेगनेंसी के लिए फिट हो? हुँ, हुँ। क्या क्या वो कपल फिट है? हुँ, हुँ, हुँ। सिर्फ़ लड़की प्रेग्नेंट हो रही है पर वो भी तो फादर होने वाला है ना। दोनों फिट होनी चाहिए फॉर अ हैप्पी फैमिली। मैंने देखा है कई बार लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है पर उसकी आयरन उसमें अनीमिया होता है, लो हीमोग्लोबिन होता है। तो ऐसे में हम लोगों को फिर फाइंड आउट करना पड़ता है क्या प्रॉब्लम है। अगेन 60-70% टाइम्स इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी। हाउ डज़ इट अफेक्ट डिफरेंटली फॉर मेन एंड वर्सेस वुमेन द एनीमिक कंडीशन? देखिए विमेन में ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा होता है, पीरियड्स में ब्लीडिंग। और मेट्रो सिटीज़ में तो इतना नहीं है, पर थोड़े मेट्रो सिटी से बाहर जाओ, तो जो घर की लेडी है वो लास्ट खाती है, जो रह जाता है वो खाती है, तो उसका खाना भी कम होता है। मेरे घर में मेरी वाइफ़ पहले खाती है, फिर मैं खाता हूँ। अभी उसको दिखाऊँ मत या बताऊँ मत। बट मेट्रो की लाइफ़ थोड़ी अलग है। बट जैसे आप बाहर जाते हो तो मेनी टाइम्स द लेडी ऑफ द हाउस हू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विल ईट एट द एंड एंड ईट लेस। सबको खिला के फिर खाए। तो एक तो उसका खाना शायद कम हो सकता है। नंबर 2 पीरियड्स में ब्लीडिंग होता है। जनरली वो लोग बताते नहीं हैं। वो कहते हैं ये नॉर्मल है मेरे लिए। मम्मी को भी था, बहन को भी है, मुझे भी है, तो वो मैनेज कर लेते हैं। पर उसमें हीमोग्लोबिन कम हो गया, फिर खाते नहीं हीमोग्लोबिन कम हो गया। अच्छा, मेल्स में पाइल्स का ब्लीडिंग हो सकता है, किसी-किसी में अंदर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, अल्सर हो सकता है। तो दोनों के कारण अलग है, पर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल लॉस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड दोनों में डाइट का प्रॉब्लम है। पर ये दोनों अगर नॉन-वेज है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नॉन-वेज बन जाओ, वेजिटेरियन रहो, अच्छा खाइए। एंड हो सकता है आपको बीच-बीच में टेस्ट करना चाहिए। अगर पीरियड ब्लीडिंग ज़्यादा है तो डॉक्टर को मिलके वो पीरियड का ब्लीडिंग कम करवा दो, हुँ, हुँ। ताकि आपका एक्सेस ब्लीडिंग ना हो। और जो बाकी का जो महीना है, उसमें आप खाइए तो हीमोग्लोबिन वापस बढ़ जाएगा, ताकि आप नेक्स्ट पीरियड्स के लिए आप तैयार हो। नहीं तो आप नेक्स्ट पीरियड में दोबारा और ब्लड लॉस होगा। आपका हीमोग्लोबिन और कम-कम होता जाएगा एंड यू विल बी मिज़रेबल।
तो दोनों के कारण अलग होते हैं। या आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू कि जैसे ही पता चलता है आप एनीमिक हो, आपकी सुपरमार्केट की जो कार्ट है वो चेंज हो जाते हैं। यू स्टार्ट बाइंग आटा हाई आयरन वाला, या तो फिर सीरियल्स यू बाय विद अ हाई आयरन, राइट। there are the added iron packaged food. Fortification. Yeah. So, what is it, and how does it help, or does it really help? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज़ ये ये सोच थी अनीमिया मुक्त भारत की। जब अनीमिया मुक्त भारत का एनालिसिस होके उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, तब उनकी सोच यही थी कि हम लोग इंटरवेंशन करेंगे और 6 इंटरवेंशन है इसमें और हम लोग करेंगे इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। Mhm. तो उसमें कहा गया था कि अगर जो मिड मील जो होता है बच्चों के लिए, मिड मॉर्निंग मील या स्कूल में जो मील दिया जाता है, उसको फोर्टिफाई किया जाए कि उसमें आप ऐसा बायो इंजीनियरिंग करो कि खाने में थोड़ा आयरन ज़्यादा हो और बच्चे वो खा लेंगे तो उनको आयरन वैसे भी मिल जाएगा। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके अगर हम सही नहीं खा रहे हैं और अगर हमने ये खाना शुरू किया, इट्स गुड। सो बायो इंजीनियरिंग इज़ गुड। अभी मिलेट्स है, सो प्रधानमंत्री भी जी कह रहे हैं कि मिलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और हम लोग भी सहमत है क्योंकि मिलेट्स में आयरन बहुत अच्छा होता है। उसका जो आयरन होता है वो एब्ज़ॉर्प्शन इंटेस्टिनल लेवल पे बहुत अच्छा होता है। तो वी शुड एनकरेज मिलेट्स। 3-4 तरह के मिलेट्स हैं और महाराष्ट्र में तो है ही है, पर ऑल ओवर इंडिया भारत में है। तो मिलेट्स आर वेरी गुड, इंक्लूडिंग मिलेट्स इन आवर डाइट इज़ वेरी, वेरी गुड। What are the dangers of the anemia not being treated on time? जैसे मैंने कहा हार्ट के ऊपर असर, खून Mhm. की रिक्वायरमेंट, ब्लड देना, ब्लड लेना अच्छा नहीं होता है। बस उनको ही देना चाहिए जहाँ पर आपके सारे सिस्टम्स फेल हो चुके हैं या कैंसर है, प्योर एसिलोप्लाज़िया दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स ब्लड है। अभी थैलेसीमिया बच्चों को हम लोग ब्लड नहीं देते क्या? उनकी आयु बहुत अच्छी होती है ब्लड लेने से। तो मैं ब्लड के खिलाफ नहीं हूँ, पर सही कैंडिडेट को ब्लड मिलना चाहिए। राइट पेशेंट शुड गेट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Okay. सिर्फ़ एक नंबर को बढ़ाने के लिए आप ब्लड मत लो, वो गलत है। क्योंकि वो दिया हुआ ब्लड 1, 2, 3 हफ्ते रहेगा, फिर उसके बाद जैसे थे, तो फिर क्या करोगे आप? और ब्लड में से कोई भी इन्फेक्शन आ सकता है। आज की तारीख में सिटीज़ में ब्लड में से कोई भी इन्फेक्शन मिलना बहुत कम है। 1 इन 4000 1 इन 4000 में इन्फेक्शन एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का हो सकता है। So, I also wanted to ask you कि एनीमिया जैसे आपने बताया कि 3 महीने 6 महीने में the problem should go away. When should a person or a doctor should think that it is a furthermore there is something to read here, something serious coming up? When are those symptoms? What are the indications? So 3 months or 6 months is for iron deficiency and vitamin deficiency. Hmm. But if it's a bone marrow problem, then the anemia can go on for long. They'll need longer treatment, different kinds of treatment. Cancer needs chemotherapy, others need other types of treatment. But if you got, say, let's take iron deficiency, because we are talking about a simple problem like iron deficiency. If it does not resolve in 1 month, there is a problem. अगर symptoms आपके वैसे ही है, आप ठीक नहीं हो रहे हो, there's some problem. आपके सिम्पटम्स और भी खराब हो रहे हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आप में हांफना और ज़्यादा हो रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, आप जो पहले सीढ़ियाँ चढ़ते थे, आप चढ़ नहीं Mhm. पा रहे हो। ये सारे सिम्पटम जो पहले थे, वो गायब नहीं हुए, वैसे के वैसे और भी खराब हो रहे हैं। यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आपको चेंज करना ही पड़ेगा। So, what is the रिविज़िट। difference of a deficiency of iron and leukemia? सो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज़ व्हेन आयरन एज़ अ मिनरल इज़ लेस इन द ब्लड, इन द बोन मैरो एंड देयरफॉर यू आर नॉट मेकिंग इनफ ब्लड। ल्यूकीमिया इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। Mhm. उसमें आपका आयरन कम या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा। ये खराब सेल्स आपके बोन मैरो के अंदर बन रहे हैं और वो खराब सेल्स आपके नॉर्मल सेल्स को खा रहे हैं, उनको जगह नहीं दे रहे बढ़ने के लिए और ये पूरा कब्ज़ा जमाए रखा है उन्होंने बोन मैरो के अंदर। खुद बढ़ रहे हैं, सारा पोषण वो ले रहे हैं, आयरन भी वही ले रहे हैं। तो ल्यूकीमिया अलग है, इट्स अ ब्लड कैंसर। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ डिफरेंट। इट इज़ अ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर and this is a proficiency disorder, your excess production of another disease, diametrically opposite.
So I wanted to ask you that can the long-term anemia be the symptoms of bone marrow? Yes, yes. So they can be, if the bone marrow is not functioning well, then anemia can remain for a long period of time. But then the history will be long. आई एम Okay. होपिंग दैट एक बार डायग्नोसिस हो जाए, तो अनीमिया करेक्ट हो जाएगा, अच्छा। तो अनीमिया रहेगा नहीं। ओह! एक बार आपने कॉज़ पता कर लिया तो डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटमेंट हो जाएगी, तो अनीमिया निकल जाएगा। पर अगर लॉन्ग हिस्ट्री होगी तो येस, बोन मैरो में प्रॉब्लम हो सकता है। And what are the red flags where anemia is just not anemia, but there are the underlying signals Yeah, there? दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। सो अगर सिम्पटम्स सारे अनीमिया के पर उसके साथ ब्लीडिंग हो रहा है, नाक में से, मुँह में से, पेशाब में, पैखाने में, या शरीर पे काले-नीले धब्बे आ रहे हैं, या बार-बार बुखार आ रहा है जो काबू में नहीं आ रहा है Mhm. और आपकी हालत और ख़राब हो रही है, आप बिल्कुल बेड पे आ चुके हो, आप इतनी थकान है कि आप काम नहीं कर सकते हो, ऑफ़िस नहीं जा सकते हो, आपका घर का काम नहीं कर सकते या खुद का जो देखभाल होता है वो भी नहीं कर सकते। दीज़ आर ऑल रेड फ्लैग्स कि देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड सिंपल अनीमिया। Hmm. और जब हम लोग एग्ज़ामिन करते हैं, अगर जॉन्डिस है, अगर लिवर या स्प्लीन में सूजन है या गाँठें हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये अनीमिया कुछ और है। इसको सही तरह से डायग्नोसिस करके उसका अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर टेस्ट सारे बहुत बढ़ जाते हैं। बोन मैरो टेस्ट, ब्लड टेस्ट बहुत सारे होते हैं, बायोप्सीज़ होते हैं, तो उससे पता चल जाता है।